ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तीन पिलर थे, सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस। इनका काम क्या था? मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड परपुचुएट द ब्रिटिश रूल। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा सो दैट द ट्रेड कुड कंटिन्यूसली फ्लरिश एंड ब्रिटिश के रूल हमेशा बना रहे। तो इसके लिए क्या करना है? टू कंटिन्यू द कंट्रोल ओवर इंडिया बाय सुपीरियर पावर, बिकॉज दे वोंट विन। जो ब्रिटिशर्स थे वो पीपल का अपेक्षा तो विन कर नहीं सकते थे, तो उन्हें ये सिविल सर्विसेज, पुलिस और आर्मी चाहिए थी ताकि वो कंट्रोल कर सकें। सिविल सर्विसेज जो है उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको बोलते हैं फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि उसी ने ही लाई थी, ठीक है। एक करप्शन को कम करने के लिए उसने सैलरी रेज की और स्ट्रिक्ट रूल बनाए। सैलरी रेज इतनी कर दी कि हाईएस्ट पेड जॉब ऑफ द वर्ल्ड हो गया। वेलेस्ली ने कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम कलकत्ता में बनाया। यहाँ पे सिविल सर्विसेज रिक्रूट की ट्रेनिंग होती थी, बट बनाने के 6 साल बाद, मतलब 1806 में ये कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया बैक टू इंग्लैंड, ठीक है। 1853 में ये जो 1853 का चार्टर एक्ट है, उसके अंतर्गत ये इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन टू ऑल हो गई, कॉम्पिटिशन ओपन हो गया। इस सिस्टम में पार्शियलिटी थी कि $500 पर ईयर के ऊपर वाली जॉब को में केवल इंग्लिश में रहेंगे। ऐसा वो लोग क्यों करते थे, या फिर सिविल सर्विसेज में ऐसी पार्शियलिटी क्यों थी? तो उसका रीज़न क्या है कि दे बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द ब्रिटिश आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस and practices could only be established by British personnel. They do not have trust in the ability and integrity of the Indians. Cornwallis used to call every native Indian as corrupt. Actually, these were the strategic posts at the time of consolidation. The Britishers have more deep understanding about the British interest. स्ट्रेटजिक पोस्ट थी, उसे किसी और को क्यों ही देंगे, ठीक है। हाई कंपटीशन भी था इस पोस्ट के लिए, इसलिए और टफ था। लिटन ने क्या किया था? लिटन ने एज को 23 से 19 कर दिया था, और साथ ही साथ उसी के टाइम पे ये कंपलसरी हो गया था कि एग्ज़ाम वहीं हो इंग्लैंड में होगा। इसने ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। इसमें क्या था कि कुछ पोस्ट को, कुछ मतलब 1/6 पोस्ट को जो इंडिया में इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हैं, हाई फैमिलीज, वहाँ से नॉमिनेट करवाई जाएंगी, और लास्ट में अप्रूवल सेक्रेटरी और वाइसराय से मिलेगा। ये बाद में ये सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में 3 बंदे इंपॉर्टेंट हैं। पहला है वेलेस्ली, फादर जो ऑफ सिविल सर्विसेज, फिर उसके बाद आता है कॉर्नवालिस जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज है, फिर कॉर्नवालिस आता है, फिर लिटन आता है, ठीक है। 1853 में ओपन टू ऑल हो गया था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी का जो सिविल सर्विसेज की जो कमेटी मैकॉले ने बनाई थी वो 1854 में बनाई थी, ठीक है। इसके बाद देखो जो एस एन बनर्जी थे, एस एन बनर्जी उनका संगठन नाम था इंडियन एसोसिएशन, जो बाद में 1886 में मर्ज होता है कांग्रेस के साथ में, ठीक है। लिटन ने एज 23 से 19 कर दी थी, और लोकेशन लंदन। अब देखो 1863 मतलब 53 में जब वो ओपन टू ऑल हो गया था कंपटीशन, 10 साल बाद ही पहला बंदा इंडिया से सत्येंद्र नाथ टैगोर ये बना, सत्तू भाई, वो सिविल सर्विस निकाल दिया। फिर उसके बाद एथिसन कमीशन, उसमें क्या था कि एग्ज़ाम केवल इंग्लैंड में होगा। 1886 में ये कमीशन आया था, एग्ज़ाम केवल इंग्लैंड में होगा। 1886 में तो इंडियन एसोसिएशन मर्ज हुआ था कांग्रेस में, और उसी टाइम पे एथिसन कमीशन भी आया था, जिसमें इंग्लैंड के एग्ज़ाम केवल इंग्लैंड में होगा। और इस्लिंगटन कमीशन 1912 में आया, जिसमें कहा था कि साइमल्टेनियस एग्ज़ाम लंदन में, इंडिया में भी होगा। तभी तो 1912 में जब ये कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी, तभी तो 1919 वाले एक्ट में आईसीएस का एग्ज़ाम इंडिया में भी कराया जाने लगा, ठीक है। ली कमीशन का था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करना है। री कमीशन की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें था कि फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वो इस्टेब्लिश किया गया। आर्मी के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। टू इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडियन पावर कन्क्वर्ड, इट डिपेंड्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, इट डिफेंड्स ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम फॉरेन रूल्स, सेफ गार्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी फ्रॉम इंटरनल थ्रेट, एंड चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सटेंडिंग एंड डिफेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये सब काम आर्मी के थे।
ठीक है। आर्मी का जो हाईएस्ट पेड जॉब था वो सूबेदार का था, उसकी सैलरी 300 रुपये पर ईयर की थी, ठीक है। अब आर्मी में इंडियंस ज़्यादा थे, ब्रिटिशर्स बहुत कम थे। इतने तो 3 लाख से ऊपर इंडियंस थे, मतलब 3 लाख से ऊपर अगर हमें पूरे पूरे आर्मी थी तो 2,60,000 तो लगभग इंडियंस थे। तो ऐसा जब इतने इंडियंस थे फिर भी क्यों हम, मतलब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे? बिकॉज अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं था हमारे अंदर। दूसरे अंदर सॉल्ट टू लॉयल्टी टू द सॉल्ट, ये भी कॉन्सेप्ट था। पुलिस की बात करते हैं। पुलिस का जो क्रिएटर था वो कौन था? कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर कॉर्नवालिस ने मॉडर्नाइज द ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानास, उस थानास को मॉडर्नाइज किया। वहाँ पे जो हेड था दरोगा, उस दरोगे की पोस्ट बनाई, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट बनाई, ठीक है। बट सुपरिंटेंडेंट में इंडियन को एक्सक्लूड किया गया। अब याद रखो, पुलिस में सुपरिंटेंडेंट में इंडियन को एक्सक्लूड किया गया। अब जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पुलिस में भी कॉर्नवालिस ने बनाया और सिविल सर्विसेज में भी कॉर्नवालिस ने बनाया। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन विद द आइडिया गिवन बाय वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने आइडिया दिया बट इस्टेब्लिश्ड बाय कॉर्नवालिस। तो तीनों में ही मेन रोल कॉर्नवालिस का ही है, ठीक है। अब ईच डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश दीवानी अदालत और सिविल कोर्ट प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हु बिलोंग टू सिविल सर्विसेज। तो शुरुआत में क्या था कि जो वारेन हेस्टिंग वाले जो केस में क्या था कि जो सिविल कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती थी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें सिविल सर्विसेज के लोग बैठते थे। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि पहले सेपरेट किया, सिविल जज को और कलेक्टर को अलग अलग किया बेस्ड ऑन द पावर ऑफ सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अभी क्या है, अपील कैसे करते थे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर 4 प्रोविंशियल कोर्ट होती थी। उन प्रोविंशियल कोर्ट्स के ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे रजिस्ट्रार कोर्ट होती थी जो हेड यूरोपियन हेड करता था, और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट होती थी जिसको इंडियन हेड करते थे, जिनको मुंसिफ और आमीन बोलते थे। उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर क्रिमिनल केसेस बंगाल प्रेसिडेंसी वॉज डिवाइड इनटू 4 पार्ट। इसको कोर्ट ऑफ सर्किट बोलते थे। कोर्ट ऑफ सर्किट प्रेसाइडेड बाय सिविल सर्वेंट एंड अदर लोअर कोर्ट्स ऑफ इंडियन मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ सर्किट का अपील हम करते थे तो सदर निजामत अदालत में करते थे, ठीक है। तो सदर निजामत अदालत उस टाइम पर जो सिविल कोर्ट होती थी वो कस्टमरी लॉ को अप्लाई, मॉडर्न लॉ को अप्लाई नहीं करती थी, कस्टमरी लॉ को, क्योंकि उस टाइम तक तो कोडिफिकेशन हुआ ही नहीं था, ठीक है। मैकॉले तो 1835 में आया था और ये बात चल रही है 1700, कॉर्नवालिस तो तब था ना 1793 के आसपास। तो तब कस्टमरी लॉ से सिविल कोड चलती थी। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक उसने एबॉलिश कर दिया। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ सर्किट, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट को उसने एबॉलिश किया, जो कि कॉर्नवालिस ने क्रिएट किया था, उसको इसने एबॉलिश कर दिया विलियम बेंटिक ने। और उसने ही रेज द स्टेटस एंड पावर ऑफ इंडियन जजेस के स्टेटस पावर को बढ़ाया। इन जुडिशियल सर्विसेज अपॉइंटमेंट, उसने अपॉइंट किया इंडियन जजेस को एज डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब जज, इन सब चीज़ों में, ठीक है। 1865 में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में, ठीक है। जिसने रिप्लेस किया सदर कोर्ट्स, मतलब सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, दोनों को रिप्लेस किया। हाई कोर्ट ने रिप्लेस किया सदर जो कोर्ट थी, सदर निजामत और सदर दीवानी दोनों को रिप्लेस किया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में आई थी 1773 में, हाई कोर्ट इंडिया में आई है 1865 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले आई है, ठीक है। सिस्टम, ओवरऑल जस्टिस सिस्टम बेस्ड ऑन द कस्टमरी लॉ, शास्त्रास एंड सरियास, ठीक है, क्योंकि ये कोडिफिकेशन तो हुआ नहीं था। 1833 में गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉ कमीशन टू कोडिफाई इंडियन लॉज, लॉर्ड मैकॉले वाज द हेड। तब आईपीसी सीआरपीसी का कोडिफिकेशन हुआ और इससे जुडिशियल यूनिफिकेशन हो गया इंडिया का। इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑन पेपर था कहने को, बाकी असलियत में नहीं था। यूरोपियन हैव सेपरेट कोर्ट, यूरोपियन जो होते हैं कोर्ट सेपरेट होते थे, उनके लॉज भी सेपरेट होते थे एंड ट्राइड्स ओनली बाय द यूरोपियन जज। यूरोपियन जज उन्हें ट्राई कर सकते थे, उनके लॉ कोर्ट सब सेपरेट होते थे। जस्टिस एक्सपेंसिव था, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट टाउन में होती थी, कॉम्प्लेक्स लॉज होते थे, पुअर अंडरस्टैंडिंग लोगों को होती थी, जुडिशियल करप्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये सब बातें थी। इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑन पेपर था, यूरोपियंस के लॉ कोर्ट सब सेपरेट थे, यूरोपियन जज ही होते थे।
ठीक है। सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी में क्या था, 1813 तक ये था कि हम इंटरफेरेंस ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें अपना अपना रूल ही कंसोलिडेट कर रहे थे, ठीक है। बट 1813 के बाद जब कंपनी की मोनोपोली ख़त्म होती है और आईआर वहाँ बहुत यूके में काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो अब इंडिया एक मार्केट कॉलोनी बन जाती है ना, तो हमें सोसाइटी में इंटरफेयर करना पड़ेगा। करके हमारा एम क्या था कि इंडियंस के टेस्ट को थोड़ा बदलो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लाओ, इसको जैसे थारो एक्सप्लोटेशन करने के लिए सब करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा। और उस टाइम तक काफ़ी सारे जो विचार थे, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, और रूसो, वोल्टायर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये सब थॉट्स आने लगे थे। तो ब्रिटिश ने रखी पॉलिसी ऑफ कीपिंग पीस, पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये पॉलिसी रखी कि पीस बना कर रखना है, पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी करनी है, ठीक है। अब वाई ब्रिटिश अलाउ द पॉलिसी ऑफ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहे थे, उनको चीप लेबर चाहिए था पहली बात, और दूसरी बात फुल मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो ये भी दिक्कत होगी ना, क्या पता वो लोग इतने एजुकेट हो जाएं कि हम पे ही विद्रोह कर दें, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन कॉलोनियल बेस पे होगा, ऐसा कोई अपने सिटीजन को तो मॉडर्नाइजेशन नहीं करना है, एक कॉलोनी को मॉडर्नाइज करना है, तो जो कॉलोनियल इंटरेस्ट को सूट करेगा उतना ही मॉडर्नाइजेशन करना है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें भी लगता था कि अगर मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा तो लोग आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्शियल मॉडर्नाइजेशन इसलिए भी सही था कि अगर फुल मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो ये इंडियंस को लगेगा कि हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो रिवोल्यूशन क्रिएट हो सकता था, इसलिए पार्शियल मॉडर्नाइजेशन किया। अब कुछ अहम इंपॉर्टेंट लोग पर्सनैलिटी जो एसोसिएटेड हैं, जैसे विलियम बेंटिंग, 1829 में सती को उन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, विलियम बेंटिंग और हार्डिंग, ये दो लोग इसमें थे, ये दोनों का शामिल थे। विडो रीमैरिज एक्ट भाई लॉर्ड डलहौजी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। विलियम बेंटिंग सती बैन किया, राजा राम मोहन राय प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। फीमेल इन्फेंटिसाइड विलियम बेंटिंग एंड हार्डिंग, और विडो रीमैरिज एक्ट बाई लॉर्ड डलहौजी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। मॉडर्न एजुकेशन देखें तो सबसे पहले देखो 4 चीज़ याद रखो। ये वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक था तब, और 1781 में क्या हुआ कि कलकत्ता मदरसा मतलब उसने सेटअप किया फॉर द स्टडी ऑफ टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉज। अब कलकत्ता क्यों, क्योंकि वो कलकत्ता में तो था, है ना, ये क्या पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था ना, तो कलकत्ता में तो रहेगा, बंगाल कलकत्ता में तो है, तो कलकत्ता मदरसा, ठीक है। फिर दूसरा था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये सर विलियम जॉन्स, 1784। फिर जोनाथन दक्कन ने संस्कृत कॉलेज बनारसी में खोला टू स्टडी द हिंदू लॉज, 1791। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, वेलेस्ली ने बनाया, किसके लिए, CSC जो सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए। अब ये सब मतलब जो हम कलकत्ता का मदरसा, संस्कृत, वाराणसी कॉलेज खुल रहे थे, ये सब किस लिए थे, टू प्रोवाइड द रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियन टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन। कुल मिला के हमें चीप लेबर चाहिए था, ये सब लॉ वॉ पढ़ लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। 1813 वाले जो एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया फॉर द एजुकेशन, इनकॉर्पोरेटेड द प्रोविजन ऑफ इनकरेजिंग लर्नड इंडियंस एंड प्रोमोटिंग द नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है। ये 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया था 1813 वाले एक्ट में। अब डिबेट चल रही थी कि हम एक्सक्लूसिव मॉडर्न एजुकेशन दें या फिर वेस्टर्न एजुकेशन प्लस लिटरेचर प्लस ट्रेडिशनल एजुकेशन दिए, और दूसरा था कि हम मीडियम ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पूरा अंग्रेजी में दें कि पूरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में दें, ठीक है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले मैन्यूट ये आया था, लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने कहा था कि उसके बाद ये फिक्स हुआ था कि मॉडर्न साइंस और लिटरेचर की एजुकेशन देनी है थ्रू मीडियम, हम मीडियम इंग्लिश रखेंगे, मॉडर्न साइंस एंड लिटरेचर की एजुकेशन देनी है और मीडियम इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। उसका ये मानना था मैकॉले का कि इंडियन लैंग्वेज इज़ नॉट सफिशिएंटली डेवलप्ड, उतनी डेवलप नहीं है इस पर्पज़ के लिए, तो वो इंडियन लैंग्वेज को इन्फीरियर समझता था, तभी तो वर्नाकुलर में उसको विश्वास नहीं था, और उसके हिसाब से जो ओरिएंटल लर्निंग है वो इन्फीरियर है, जो ओरिएंटल मतलब जो ईस्ट की लर्निंग, जो हमारी लर्निंग वो उसमें दम नहीं है, और यूरोपियन लर्निंग काफ़ी अच्छी है, वो ये मानता था। तो उसने कहा था फ्यू इंग्लिश स्कूल्स खोले और लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश स्कूल्स नहीं खोले। उसका ये मानना था कि
कि वो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी पे बिलीव करता था कि पहले कुछ को पढ़ाओ फिर वो आगे चल के दूसरों को पढ़ाएंगे। अभी ऐसा मतलब ये उसने मास एजुकेशन को निगलेक्ट किया मैकॉले ने। इसका एक रीज़न ये भी था कि पॉसिटिव ऑफ फंड नहीं था, ज़्यादा पैसा ही नहीं था, ठीक है। और इवन अगर वो बहुत नंबर ऑफ़ कॉलेज खोल भी देता तो उसमें पढ़ाने के लिए मतलब पढ़े लिखे लोग होने चाहिए ना। दूसरी बात तो ये। तीसरी बात कि उसे लगता था कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी पे बिलीव करता था कि नीचे मतलब जो ऊपर पढ़ जाएगा वो अपने से नीचे पढ़ाएगा बाद में, ठीक है। तो स्टेप टेकन एजुकेटेड हैंडफुल ऑफ इंडियंस फ्रॉम अपर एंड मिडिल क्लासेस वर एक्सपेक्टेड टू एश्योर द टास्क ऑफ एजुकेटिंग मासेस। ये डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का है। तो वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसने कहा कि इसने डिस्पैच आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ मासेस। ने कहा कि गवर्नमेंट को मास एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और इसने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसने रिजेक्ट करने के बाद इसने कहा कि हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाया जाए, हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी सेटअप की जाए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। सही है। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को खोलो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, और हर एक प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट खोलो। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या था, पहले दो लोग ग्रेजुएट हुए थे उसमें से एक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। रीजन फॉर वेस्टर्न एजुकेशन, क्या रीजन था वेस्टर्न एजुकेशन का? टू इकोनॉमाइज द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सस्ता करना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को, बाबू बनाना है सबको, ठीक है। अब अंग्रेजी में इसलिए चला है क्योंकि मास्टर की लैंग्वेज भी अंग्रेजी ही थी, ठीक है। दूसरा बात क्या था कि अब जिसे जब एजुकेशन मिल जाएगी इंग्लिश में तो ये मार्केट बेस फैलेगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाले, उनके लिए मार्केट बेस बनेगा इंडिया, ठीक है। एक क्लास हु कुड ग्लोरीफाई द ब्रिटिश कंक्वेयर्स ऑफ इंडिया, जो एक क्लास बन जाएगी जिसको हमें, जो ब्रिटिश चीज़ों को अच्छा मानेगी, ब्रिटिश की लैंग्वेज को अच्छा मानेगी, उनके लिटरेचर को अच्छा मानेगी, तो ग्लोरिफिकेशन होता रहेगा। और रूल में भी जो ब्रिटिश का रूल है उसको भी लेजिटिमेसी मिलेगी, ठीक है। तो मैकॉले कहता था कि ही वांट ए क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ठीक है। ब्रिटिश वांटेड टू यूज़ द मॉडर्न एजुकेशन टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द कंट्री। 1844 में क्या हुआ कि उसने ये साफ साफ कह भी दिया था कि सरकारी नौकरी उसे ही मिलेगी जिसको इंग्लिश की नॉलेज है। फ्लॉस क्या थे एजुकेशन पॉलिसी में? फ्लॉस ये थे कि इसने मास एजुकेशन को निगलेक्ट किया, कॉस्टली भी था एजुकेशन, मीडियम अंग्रेजी था तो वर्नैकुलर लैंग्वेज मीडियम नहीं था, तो एजुकेटेड पीपल्स और मास के बीच में एक खाई क्रिएट हुई, गल्फ क्रिएट हुई। वुमेन एजुकेशन को निगलेक्ट किया गया क्योंकि तो पहला बात कि फंड की कमी थी, दूसरी बात ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो पता लगा रिवोल्यूशन ही हो गया। तीसरी बात कि एजुकेशन लड़कियों को करा कर कुछ इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलना था, इसलिए उसका निगलेक्ट किया। फिर अब और क्या फ्लॉस थे कि निगलेक्ट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन दी ही नहीं। 1857 के आसपास केवल हमारे पास 3 मेडिकल कॉलेज थे और 1 टेक्निकल कॉलेज था, ठीक है। अभी तो जो वुड डिस्पैच था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि प्राइमरी जो मतलब स्कूल लेवल पे वर्नाकुलर रखो, हायर स्कूल पर अंग्रेजी रखो, इंग्लिश रखो, ठीक है। तो उसने वुड डिस्पैच ने वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसने सपोर्ट किया है सेकुलर एजुकेशन को, ठीक है। अब हंटर कमीशन आया 1882 में, उस टाइम पर रिपन अच्छा आदमी था। तो हंटर कमीशन आया, तो हंटर कमीशन ने जो कि उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो प्राइमरली बेस्ड थी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा किया जाए, ओके। बस उसने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ही बात की। लिटरेरी लीडिंग अप टू यूनिवर्सिटी तक लिटरेरी एजुकेशन दो, और फिर फॉर कमर्शियल करियर के लिए वोकेशनल एजुकेशन दो। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन क्या था, सेटअप किया गया था। तो उसने उसका ओवरऑल व्यू ये था कि फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो प्री कंडीशन है। हार्टोग कमीशन इनका था कि जो नंबर ऑफ कॉलेज बहुत इंक्रीज हो गए थे तो इसलिए जो एजुकेशन डिटेरियोरेट हो रही थी, तो हार्थोग कमीशन तब सेटअप किया गया था। वर्धा कमीशन क्या था कि हमें लर्निंग करनी है थ्रू एक्टिविटीज़ से, ये बेस्ड ऑन द गांधी के आइडिया से जो पब्लिश हुआ था हरिजन न्यूज़पेपर पे, ठीक है। गांधी का व्यू क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन इज क्रिएटिंग गल्फ बिटवीन द एजुकेशन फ्यू एंड मासेस
एंड उनका एक ये व्यू था कि हमें बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए जो सिलेबस है उसमें, और 1 से 7 तक फ्री कंपलसरी वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, अभी 4 वो जो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1781 में कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जॉन्स, 1791 संस्कृत कॉलेज जूनाथन दक्कन वाराणसी, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली कलकत्ता। अब देखो मैकॉले 1835, वुड डिस्पैच 1854, फिर हूनसाइड हंटर कमीशन, हून से हंटर कमीशन 1882 रिबन के टाइम पे आया था। सैडलर कमीशन 1917, हारतोग कमीशन, वर्धा स्कीम 1923 1937, और हूनसाइड हवा ने दो, हंटर कमीशन सैडलर कमीशन। जब हंटर पड़ा तो सैड हो गए, हंटर कमीशन सैडलर कमीशन, फिर हवा आने दो, हवा आए, हारतोग कमीशन वर्धा कमीशन। फैक्ट्री एक्ट 2 आए थे 1881 में और 1891 में। पहले वाले में केवल बच्चों के बारे में बात की गई है। ठीक है, पहला क्या था कि, और ये जो एक्ट है ना केवल इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे अप्लाई होंगे, वो भी जहाँ पे एटलीस्ट 100 मेंबर हों, काम कर रहे हों। इसमें पहले में कहा गया था कि जो बच्चे 7 साल से छोटे हैं वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। 7 से 12 साल के बच्चे केवल 9 घंटे तक काम कर सकते हैं। महीने में 4 दिन हॉलीडे मिलेगी केवल चिल्ड्रन को, और हेजार्डस फैक्ट्री में फेंसिंग होगी। तो पहला वाले के लिए बच्चों में बात किया गया है, दूसरे वाले ने बच्चे और वुमेन दोनों में बात किया है। 1891 में लॉर्ड लैंसडोन था, उसने कहा कि ये जो मिनिमम एज थी ना बच्चों की, उसको उसने 7 से 12 की जगह पर 9 से 14 कर दी। जो 9 से 14 साल के बच्चे रहेंगे वही बिलो 9 साल काम नहीं करेंगे, 9 से 10 साल के बच्चे 9 घंटे काम करेंगे। और जो हॉलीडे रहेगी 4, पहले तुम्हें तो बच्चों को दी जाती थी, अब सबको दी जाएगी 4 हॉलीडे सबको। वुमेन केवल 11 घंटे काम कर सकेंगी, मेन के लिए फिक्स नहीं है, मेन से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन वुमेन केवल 11 घंटे काम करेंगी। एंड एक्ट नॉट अप्लाइड ऑन द ब्रिटिश ओन्ड टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, इन पर एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे नेता थे इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इस एक्ट को। इनके हिसाब से ये एक्ट हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको वीक कर देगा और एज देगा ब्रिटिशर्स को। प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके बारे में देखते हैं। लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, ये जॉन एडम इसने पास किया था। 1823 जॉन एडम ने पास किया था। उसके हिसाब से क्या था कि पब्लिशर को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और डिफ़ॉल्ट हुआ तो 400 रुपये का फाइन, प्रेस वुड सीज्ड बाय द गवर्नमेंट सीज कर लेगी। और इसके अंतर्गत क्या था, न्यूज़पेपर, और ये जो प्रेस होगी ना, ये वो वाली प्रेस थी जो या तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी जा रही है या फिर उसके एडिटर इंडियंस हैं, ठीक है, उन पे लगेगा। तो लाइसेंसिंग एक्ट 1823 ये जॉन एडम के द्वारा हुई थी। फिर चार्ल्स मेटकाल्फ, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको उनको बोलते थे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। चार्ल्स मेटकाल्फ ये बोलते हैं लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। इन्होंने रिपील किया 1823 के रूल जो जॉन एडम ने बनाया था, उसको रिपील कर दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की काफ़ी ग्रोथ हुई, ठीक है, टिल 1856 तक। अब ये तो पहला एपिसोड है जिसमें जॉन एडम और चार्ल्स मेटकाल्फ इन दोनों का रूल आता है, ठीक है। अभी दूसरा एपिसोड क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के थ्रू आया है। इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। इन्होंने कर्व किया वर्नाकुलर प्रेस को। लॉर्ड लिटन मतलब ये जो एक्ट में क्या था कि मजिस्ट्रेट अथोराइज है, सब कुछ जब्त कर सकता है, मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं हो सकती है, डिसीजन फाइनल होगा, कोई अपील नहीं कर सकते हो। और लॉ में ये भी एप्लीकेबल था कि बिना सर्च के बिना वारंट के वो सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है। एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू इशू सर्च वारंट एंड अदर न्यूज़पेपर प्रमाइसेस। किसी गवर्नमेंट इशू कर सकती है सर्च वारंट और इंटर न्यूज़पेपर प्रमाइसेस में इवन विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर के बिना भी ये सब हो सकता है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वर द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट हु टू बी इम्प्रिजन्ड फॉर द क्रिटिसाइजिंग एक जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहला बंदा था जिसको बेचारे को जेल भेजा गया इस एक्ट के चक्कर में। गैगिंग एक्ट को रिपील किया रिपन ने। दो कहानी हो गई। तीसरी कहानी न्यूज़पेपर एक्ट, जो न्यूज़पेपर एक्ट 1908 था,
वो मजिस्ट्रेट वर एम्पावर टू कन्फिस्केट प्रिंटिंग प्रेस, अलाउ पहले वाले में क्या था कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में अपील नहीं कर सकते, जो लिटन के टाइम पे आया था उसमें अपील पॉसिबल नहीं थी, लेकिन 1908 वाले एक्ट में अपील कर सकते हो हाई कोर्ट विद इन 15 दिन। ठीक है। इंडियन प्रेस एक्ट जो 1910 में आया था एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट टू डिमांड ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 500 रुपये या 2000 रुपये विच कुड बी फोर्टिफाइड एंड इट्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड ओनिंग टू द प्रिंटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। 500 से लेकर 2000 तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा और बाद में वो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा रुचित्यापा करोगे तो। फिर प्रेस कमेटी 1921 प्रेसाइडेड बाई तेज बहादुर सप्रू, ये इंपॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू कौन था 1921 में? तेज बहादुर सप्रू। उसने क्या था कि 1908 और 1910 वाले एक्ट को रिपील कर दिया। ठीक है। अभी नेशनलिस्ट मूवमेंट में देखो पोस्ट 1870 तक क्या हुआ था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिटी आ गई थी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बढ़ गए थे, प्रेस और लिटरेचर को फ्रीडम काफ़ी मिली थी, वेस्टर्न थॉट से हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। अब लिटन के टाइम पे क्या था? लिटन के टाइम पे 1876 और 1880 के बीच में रॉयल टाइटल एक्ट 1876 ये पास हुआ था यूके पार्लियामेंट में। देखो अभी एक बात याद रखो, जो रॉयल टाइटल एक्ट है वो यूके की पार्लियामेंट पास हुआ है, इंडियन की पार्लियामेंट पास नहीं हुआ है। रॉयल टाइटल एक्ट कहाँ पास हुआ है? यूके की पार्लियामेंट में, नॉट इन इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है। इसके हिसाब से क्या हुआ था कि क्वीन को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, दिल्ली दरबार लगा। ठीक है। ICS की एज 23 से 19 कर दी गई थी और एग्ज़ाम ओनली इन लंदन। आर्म्स एक्ट 1878 आए, उसमें क्या है कि इंडियंस को बिना लाइसेंस के वो आर्म नहीं रख सकते बट यूरोपियन रख सकते हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट बोलते हैं, वो भी लिटन के टाइम पे आया था। इसमें क्या था, अपील का प्रोविज़न नहीं था और गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि कहीं भी सर्च करो, कहीं भी पोएम्स इंटर कर सकते हो और बिना कोर्ट से ऑर्डर लिए ये सब काम हो सकता है। ठीक है। अब गैगिंग एक्ट में एक पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका जो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने मतलब पब्लिश की थी, वो रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में बदल जाती थी। ठीक है। लॉर्ड रिपन, देखो लॉर्ड रिपन में इल्बर्ट कंट्रोवर्सी बिल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इल्बर्ट CP इल्बर्ट एक लॉ मेंबर था। उसने क्या किया कि पहले क्या होता था कि जो यूरोपियंस को केवल यूरोपियन ही टाई कर सकते थे, इस बिल के अंतर्गत अब यूरोपियंस को इंडियंस भी कर टाई कर सकते थे। तो इसमें क्या था कि एक ये बिल को पास नहीं होने दिया। बिल में फिर अमेंडमेंट किया गया कि अगर कोई यूरोपियन एक्यूज है तो उसमें एक ज्यूरी बनेगी जिसमें 7 यूरोपियन होंगे, 5 इंडियंस होंगे, उसके बेसिस पे जो डिसीजन आएगा फिर वो इंडियन जज डिसीजन दे सकता है। और इस जब ये अमेंडमेंट हुआ तो फिर रिपन ने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है। अब देखो INC जो बनी 1885 में, सबसे पहले बॉम्बे में, सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। 72 डेलीगेट्स थे। सबसे पहले सेशन बॉम्बे में हुआ, 72 डेलीगेट्स थे और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है। 1885 में। और उस पर अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। ठीक है। और 1886 में कलकत्ता, बंगाल के बाद कहाँ बॉम्बे के बाद कहाँ जाओगे? कलकत्ता तो जाओगे, कलकत्ता के बाद मद्रास जाओगे। ठीक है। तो 1886 में दादा भाई नौरोजी हेड थे और 1883 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। अभी तो खुद तीसरे सेशन में पहला मुस्लिम पार्टिसिपेट अध्यक्ष बन गया था, तीसरे सेशन में ही। फिर चौथा सेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, चौथा, उसमें जॉर्ज येल ये प्रिसाइड किया था। ये पहला यूरोपियन था, मतलब तीसरे सेशन में पहला मुस्लिम, चौथे सेशन में पहला यूरोपियन। ठीक है। फिर नागपुर का सेशन हुआ था, उसमें 5वें सेशन, उसमें विलियम वेडरबर्न वो डिसाइड किया था। अभी विलियम वेडरबर्न पर जानते हैं। विलियम वेडरबर्न ये एक्स ICS ऑफिसर है। इसने बायोग्राफी लिखी थी A.O. ह्यूम की। A.O. ह्यूम एक्स ICS ऑफिसर है भी था, ये भी ऑफिसर था। और इसने INC को इसने और डफरिन ने मिलकर ही के टाइम पे ही फॉर्म हुआ। ठीक है। बट ये कभी प्रेसाइड नहीं किया INC को। मॉडरेट का क्या मॉडरेट फेज के बारे में देख लेते हैं। ये बिलीवर थे लिबरलिज्म, ग्रेजुअलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रेयर, पिटीशन, प्रोपेगेंडा। ये कोई फुल फ्लेश पार्टी तरह नहीं बिहेव करते थे, जस्ट लाइक एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, इंग्लिशाइज क्लास लगता था इनका। डू नॉट हैव फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस एंड डिमांड फॉर द डिमांड क्या थी मॉडर्न लीडर्स की? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड क्या थी कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द
एम्पिरिकल फ्रेमवर्क। अब देखो ये स्वराज नहीं इनकी डिमांड थी, सेल्फ गवर्नमेंट बट विद इन द एम्पिरिकल फ्रेमवर्क। ओके, एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल जो कि एसओएस को सपोर्ट कर रही थी, उसको एबॉलिश करो। इंडियन में इलेक्शन लाओ इंडिया में। देखो 1909 में इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। 1919 में पहले बार डायरेक्ट इलेक्शन आया, ठीक है। टू इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाओ, तो 1909 में पहला बंदा आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एसएन सुरेंद्र नाथ, ऐसा कुछ नहीं, एसएन कुछ था, बाद में देखेंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर शुड हैव द वोटिंग, लेजिस्लेचर में वोटिंग होनी चाहिए, डिस्कशन का राइट होना चाहिए ऑन बजट। एडमिनिस्ट्रेशन में डिमांड ये थी कि इंडिजिनाइजेशन करो हायर सर्विसेज को, ठीक है। और आईसीएस जो है उसकी एज बढ़ाओ, साइमल्टेनियस एग्ज़ाम कराओ इंडिया में भी। चार्ल्स एसिटन कमीशन ने ये कहा था कि जो 1886 में आया था, उसने कहा था कि एग्ज़ाम तो बेटा वहीं होगा लंदन में, ठीक। मिलिट्री डिमांड ये थी कि एक्सपेंडिचर कम करो, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर पोस्ट, ठीक है। अब ये एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो एक इम्पॉर्टेंट लीडर था बाल गंगाधर तिलक, उनका क्या था, ये बिलीव करते थे डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। उनकी बुक उन्होंने जनरल निकाले थे, मराठा और केसरी, ऑर्गेनाइज गणपति एंड शिवा फेस्टिवल। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट क्या था कि ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश एक्सपोज्ड बाय द मॉडरेट्स, डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट, 3 पीस इज लाइक पोलिटिकल मेंडिकेसी, वर्सन इकोनॉमिक कंडीशंस। फेमाइन आया था 1996-97 को, ठीक है, कोइंसाइड विद द प्लेग जो हो गया था पुणे में, और उस समय पे एक प्लेग कमीशन अपॉइंट किया गया था, वो हेड कर रहा था जस्टिस रांड हेड कर रहा था। तो उस ही तिलक ने एक इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल लिखा, और जिसके बाद चापेकर ब्रदर ने जो बालकृष्ण और दामोदर इन दोनों ने मिलकर जस्टिस रांड को हत्या कर दी। तो रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्न, अगला पॉइंट क्या था जो एक्सट्रीमिस्ट में, कि रिएक्शन टू इंक्रीजिंग मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट दे यूज्ड टू ड्रा द इंस्पिरेशन फ्रॉम दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, अनलाइक द मॉडरेट्स। फिर कुछ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स भी हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो किया था, बोर वॉर 1899 और 1902, बोर वॉर, ऑटोमैन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ऑटोमैन एंड रशिया, ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडियंस सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, रिपल्सन ऑफ इटली बाय इथोपिया, डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान। ये सब जो इवेंट हुए, इससे समझ में आया कि ये मिथ है कि यूरोपियंस हार नहीं सकते, ठीक है। अभी लॉर्ड कर्जन जो आया था 1819 से लेकर 1909 तक, 1905 तक, उसका क्या था कि उसने कोलकाता कोऑपरेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके तहत क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ थी उसमें नॉमिनेट मेंबर अब ज़्यादा थे, उसने इंक्रीज़ कर दी नॉमिनेट मेंबर की स्ट्रेंथ को, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर की स्ट्रेंथ अपने आप ही कम हो गई। इंडियन ऑफिशियल एक्ट, जिसके इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में आया था, जिससे क्या होता कि कर्ब कर सकते थे हम फ्रीडम ऑफ प्रेस को। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से क्या था कि ही टुक अवे द ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ओवर देयर, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था जो 1904 में आया था, वॉज रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन हेडेड बाई थोमाले रिलेग बंदा था, उसने वो हेड किया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की। उसी के बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, जिसमें गवर्नमेंट का जो उसकी ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी कम हुई, गवर्नमेंट ज़्यादा हावी हो गई थी। कर्जन ने दिल्ली दरबार भी ऑर्गेनाइज किया, जो कि एडवर्ड 7 की ओकेजन पे कुमार करता है, ठीक है। ये